देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? ओबीसी। हिंदुस्तान का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसमें आपको ना ओबीसी मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा, ना शिक्षा में आपके लोग, ना स्वास्थ्य में आपके लोग, ना जुडिशरी में आपके लोग, ना बिजनेस में आपके लोग, ना आईएएस में आपके लोग। तो आपके लोग हैं कहां? सरकारी व्यवस्था में आपका कोई नहीं भाइयों बहनों। टीवी और अखबार की कंपनी में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े लोग? जीरो। इसलिए आपकी बात टीवी पे, अखबारों में, मीडिया में नहीं आती। मतलब हिंदुस्तान में 1% का राज चल रहा है और 99% लोगों को यहां कुछ नहीं मिल रहा। मैंने मन बना लिया है हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाति जनगणना, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमें देश का कितना धन मिल रहा है इससे आपका ध्यान नहीं उतरना चाहिए। मैं किसान हूं तो मुझे कितना मिला, मैं छोटा व्यापारी हूं तो मुझे कितना मिला, मैं युवा हूं तो कितना मिला, मैं मजदूर हूं तो कितना मिला। ये सवाल आप रोज पूछते जाइए। देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? ओबीसी। अगर पूछो ऐसी मीटिंग में पूछो भैया ओबीसी कितने, लोग कहेंगे बहुत है, मगर एग्जैक्ट कितने हैं हमें नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 50 से लेकर 55% देश में ओबीसी की आबादी है। ठीक है। उसके बाद 15% तकरीबन दलित हैं, 8% आदिवासी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 8 कितना हुआ? 73। अब सुनो बात मजे की, 73% आबादी है ना, 73। आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां की लिस्ट निकालो, ठीक है? उसमें ना एक मालिक 73% वाला, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक 73% वाला नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसमें आपको ना ओबीसी मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। 73% में उसको कोई है ही नहीं उसमें। चलिए वहां से थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाइए। देश को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। ये 90 अफसर डिसाइड करते हैं भैया कितना रुपया कहां जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सड़क में कितना जाएगा। अब मुझे बता दो भैया, 90 में से आपने बोला 50% आबादी ओबीसी, मुझे बता दो 90 में से ओबीसी कितने? 3। मगर वो मजेदार बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, मगर मान लो आपका जीएसटी का 100 रुपए खर्च होता है, तो उसमें से पिछड़े वर्ग के अफसर कितना % का निर्णय लेते हैं? कितने रुपए का निर्णय लेते हैं बताओ? कुछ नहीं, 14%। अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है तो जिन लोगों की 50% आबादी है वो सिर्फ 5 रुपया का निर्णय लेते हैं। ठीक है। अब चलते हैं दलितों पे। दलितों की आबादी 15%। ठीक है। 100%, 100 रुपए अगर खर्च होता है, अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार देती है बजट में, तो दलित अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 1%, मतलब 1 रुपया। अब चलिए आदिवासियों पे। आदिवासी 8%। 8% अफसरों का कितने रुपए का निर्णय होता है? 10 पैसे भाई और बहनों। मतलब सबको मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 73% लोगों के अफसर ले रहे हैं। ठीक है। प्राइवेट अस्पतालों को देखते हैं, जो आजकल सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है और सारे के सारे प्राइवेट किए जा रहे हैं। मुझे बताओ हिंदुस्तान के प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में
73% के कितने लोग? एक भी नहीं। अच्छा चलो, उनके मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित, आदिवासी के कितने लोग? एक भी नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करते हैं। पूरे देश में पूरे के पूरे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज होने। मुझे बता दो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक 73% में से कितने? जीरो। जीरो। अच्छा ठीक है, उनके मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? जीरो। तो भैया, ना शिक्षा में आपके लोग, ना स्वास्थ्य में आपके लोग, ना जुडिशरी में आपके लोग, ना बिजनेस में आपके लोग, ना आईएएस में आपके लोग। तो आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। नहीं नहीं हैं, नहीं मैं बताता हूं, आप समझिए। आजकल एक नई चीज चली है, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लोगों को नौकरी देता है। मतलब उसको 2 मिनट में अगर उसने थोड़ा सा काम ठीक नहीं किया या बीमार हो गया, तुरंत 1 सेकंड में निकाल देंगे। अब आप एक काम करो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में मजदूरी करने हैं उनकी लिस्ट निकालो और उसमें देखो पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? मालूम है कितने? 100% भाइयों बहनों। आप लोगों का काम, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का काम 100% कॉन्ट्रैक्ट लेबर में है। मगर देश को चलाने में, देश के स्वास्थ्य के सिस्टम में, देश की शिक्षा के सिस्टम में, कोर्ट्स में, सरकारी व्यवस्था में आपका कोई नहीं भाइयों बहनों। मतलब जो पहले हुआ करता था, आजादी से पहले, कि जो हमारे पिछड़े लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, वो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे, उधर ही नरेंद्र मोदी ले जा रहा है देश को। और भैया, जो मैंने आपसे आज बोला, ये आपने कभी मीडिया में देखा है? अच्छा तो मुझे बताओ, मैंने चेक किया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में, टीवी और अखबार की कंपनी में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े लोग? जीरो। एक नहीं है, एक नहीं है। ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक आपको ना पिछड़ा मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। इसलिए आपकी बात टीवी पे, अखबारों में, मीडिया में नहीं आती। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। मुझे बताओ, अंबानी, अदानी की कंपनी में गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग काम करते हैं? एक भी नहीं है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान की सबसे बड़े अस्पतालों को कितने गरीब लोग चलाते? गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने चलाते हैं? जीरो। मतलब हिंदुस्तान में 1% का राज चल रहा है और 99% लोगों को यहां कुछ नहीं मिल रहा। अब जब मैंने ये जाति जनगणना की बात की कि भैया देश को पता लगाना है कि इसमें कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग और किसका कितना धन है, जाति जनगणना मतलब पिछड़े लोगों की आबादी पता लगाई जाएगी और फिर पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान के धन में इनके पास कितना है। आदिवासियों की लिस्ट निकाली जाएगी, पता लगाया जाएगा कि भैया हिंदुस्तान का धन इनके हाथों में कितना है। फिर जनरल कास्ट की लिस्ट निकाली जाएगी और उसमें कहा जाएगा भैया ये जनरल कास्ट के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं और ये जो हैं अमीर जनरल कास्ट के लोग हैं। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इसमें सबको पता लग जाएगा कि भैया अदानी के पास कितना पैसा। आपका नाम क्या है? अदानी के पास कितना पैसा और मनदीप सिंह के पास कितना पैसा, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं
हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, अमीर और गरीब। अच्छा भैया, अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप पहले हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, तो ये जो पिछड़ों की मदद का काम है, दलितों की मदद का काम है, आदिवासियों की मदद का काम है, तो ये करवा क्यों नहीं रहा है? मैंने सोचा, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करवा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो ओबीसी थी नहीं, वो ओबीसी पैदा ही नहीं हुए। वो ओबीसी कब बने? जब गुजरात में बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। मोदी जी की जाति क्या है? घांची, घांची, मोट घांची, गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है ही नहीं। वो एक्चुअली कहते हैं ओबीसी, उनको बैठाया गया है भाइयों और बहनों, उनको बैठाया गया है। वो ओबीसी नहीं है और वो ओबीसी का, पिछड़ों का, गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने मन बना लिया है, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाति जनगणना, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी कदम, जैसे यहां पे पहले आजादी मिली, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद हरी क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद सफेद क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स हटाए गए, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद लिबरलाइजेशन, क्रांतिकारी कदम। वैसे ही जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, दलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, आदिवासियों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है। और ये जो अन्याय हो रहा है, उस दिन के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा, भैया यहां पे 2% को सारा का सारा धन मिल रहा है, मैं यहां पे अपना खून पसीना दे रहा हूं, मैं छोटी दुकान चला रहा हूं, मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मुझे यहां कुछ नहीं मिल रहा। यह साबित हो जाएगा। अब मोदी जी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटा ये क्या कर रहे हैं आप समझो। जब किसी की जेब काटनी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं? मैं दिखाता हूं आपको। अगर कोई जेब कतरा है जो इसकी जेब काटना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले कहेगा भैया उधर देख जरा, फिर कहेगा भैया उधर देखो जरा, फिर उसका दोस्त आएगा पीछे से जेब काट देगा। यही हो रहा है। मीडिया और बीजेपी आपको कहते भैया उधर देखो, पूरा देश उधर देखता है, किधर? वो पाकिस्तान की ओर। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, फिर आपको चाइना की ओर दिखाते हैं। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, ऐश्वर्या राय की ओर। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, फिर कहते देखो इधर देखो भैया, कोहली की ओर, क्रिकेट की ओर। ठीक है, तो जहां हर रोज ये आपको कभी इधर दिखाएंगे, कभी उधर दिखाएंगे, कभी कहेंगे भैया देखो नोटबंदी हो गई, उधर देखो, जीएसटी हो गया, इधर देखो। तो ये ध्यान भटकाते हैं। आपको अपना ध्यान एक जगह से नहीं हिलाना है। क्या जगह मैं बता देता हूं। हमें देश का कितना धन मिल रहा है, इससे आपका ध्यान नहीं उतरना चाहिए। आपको सुबह उठना चाहिए और आपको यह पूछना चाहिए, इस देश में जो धन है, उस धन का कितना भाग मुझे मिला। मैं किसान हूं तो मुझे कितना मिला, मैं छोटा व्यापारी हूं तो मुझे कितना मिला, मैं युवा हूं तो कितना मिला,
मैं मजदूर हूं तो कितना मिला, ये सवाल आप रोज पूछते जाइए। यही सबसे बड़ा जरूरी सवाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।